हम शुरू करेंगे CS304 की सीरीज़, ठीक है ना? पहले हमने जो थे CS302 के बारे में पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आपको सारे लेक्चर अच्छे लगे होंगे, ठीक है? और अब जो है हमारे पास CS304 की सीरीज़ शुरू हो गई क्योंकि अभी सारे बेस है किसके ऊपर प्रोग्रामिंग बेस है, ठीक है ना? अब इस सीरीज़ में जो है ना हमारे पास सारे के सारे जो आपका सब्जेक्ट ये वाला प्रोग्रामिंग बेस है। जैसे हमने इसका इंट्रो पढ़ा था CS201 में। CS201 में आप कह सकते हैं इसका बस हल्का-फुल्का सा इंट्रो था उसके अंदर, ठीक है ना? कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्लस प्लस क्या होता है, हमारे पास सी प्लस प्लस में हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और हमारे पास इसके अंदर एक असाइनमेंट्स वगैरह भी ये थे जिसके अंदर हम क्लासेस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने मैट्रिसेस वगैरह बनाई थी हमने, ठीक है? अब हमारे पास क्या है उसका आप कह सकते हैं उसको जो मेन कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट को हैंडल करने का वो है हमारे पास ऊप्स, ठीक है ना? ओ ओ पी एस, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे हम कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसके अंदर ना हम मॉड्यूल्स वगैरह बनाते होते हैं ज़्यादातर। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है, हमने फंक्शंस के साथ हमने खेलना होता है, क्लासेस बना के हमने खेलना होता है। खेलने का मतलब क्या, प्रोग्रामिंग करना होता है, ठीक है ना? हमने क्या करना है, क्लासेस वगैरह बनानी होती है, फंक्शंस वगैरह हमने बनाने होते हैं। हमने क्या करना है, उन्हीं को कंबाइन करके हमने क्या करना है, उसको एज अ प्रोग्राम की शक्ल देनी होती है। ठीक हो गया? हमने किसी भी लॉजिक बनानी होती है, प्रॉब्लम कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ठीक है ना? आप कह लें अगर आपको ये चीज़ आ गई ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ मैं, आप इजीली हर एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं फिर आप कंप्यूटर की। क्योंकि चाहे आप पीएचपी में जाएँ, चाहे आप किसी वेबसाइट डेवलपमेंट में चले जाएँ, ठीक है ना? चाहे आप सी शार्प में चले जाएँ, चाहे आप जावा में चले जाएँ, चाहे आप पाइथन पाइथन में चले जाएँ, ठीक है ना? पाइथन भी हर जगह जो है ना आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फैली हुई है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता तो आप जो है बीएस-सीएस में आपका कह सकते हैं होना बड़ा मुश्किल है, यानी कि गुज़ारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपका। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़नी है, चाहे जो मर्ज़ी, चाहे आप 5th सेमेस्टर के हो, चाहे आप 3rd सेमेस्टर के हो, ठीक है ना? चाहे आप 2nd सेमेस्टर के हो। आपको ये चीज़ सीखनी पड़नी ही है लाज़मी, ठीक है ना? अगर ख़ास तौर पर अगर आप बीएस-सीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको लाज़मी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना? टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊँगा। मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, मैं एक लारावेल वेबसाइट डेवलपर हूँ, ठीक है ना? मुझे सारी प्रोग्रामिंग का मालूम है, ठीक है ना? इंशाल्लाह आपको मैं फुल ज़ीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पहुँचाऊँगा मैं, कि हम जो है इसको कैसे हैंडल करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट हमने CS201 में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, ये आप वर्ड बहुत सुनेंगे आप, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब कह सकते हैं कोई भी एक शय, कोई भी एक चीज़, ठीक है ना? क्लासेस, क्लासेस से क्या मुराद है? किसी भी चीज़ का मजमूआ। क्लास से क्या से क्या मुराद है? किसी भी चीज़ का मजमूआ, ठीक है ना? आप क्लास का जो वर्ड है आप किसी भी शक्ल में ले सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड की शक्ल में ले सकते हैं आप उसको, ठीक है ना? या फिर आप किसी भी स्कूल की क्लास ले सकते हैं। अब ये स्कूल की जो क्लास होती है वो क्लास के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? अगर आप क्लासरूम की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने, बेंचेस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चॉक, मार्कर, पेन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या है, इसकी क्लास का हिस्सा है। अब जो क्लास का हिस्सा होंगे उससे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा किसी ना किसी क्लास का बनता है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास हमेशा किसी न किसी क्लास का होता है। ठीक है ना? आई होप आपको आपको ना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। ठीक है ना? ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है ना? ये सब आप कह सकते हैं ये सारे के सारे एडवांस बिहेवियर हैं। ये भी पढ़ेंगे हम इसी सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन आगे जाकर। ठीक है ना? अगर मैं आपको इन सब का ओवरव्यू देना शुरू कर दूँ तो आप कह रहे हैं 1 घंटा तो गुज़र गया हमारा इस तरह करके। क्योंकि ये काफ़ी लंबे भी टॉपिक है। ठीक है? और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपका क्रिएटिव दिमाग है ना और आपको चाहते हैं कि भाई कि मैं लॉजिकल सोचूँ, तो आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है ना? क्योंकि बीएस-सीएस सारी क्रिएटिव माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल ही पेपर देती है। उसकी आपको इसके बारे में मालूम हो गया होगा, जब अपने फाइनल टर्म के पेपर दिए होंगे। ठीक है? अच्छा जी। अब यहाँ पर क्या हमारे पास
सारे के सारे यहाँ पे इंट्रो बताया हुआ है कि हमारे पास कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मैंने को बता दिया होता है क्या है कि टेक्निक है ये बकायदा आपने ऐसा एमसीक्यू के तौर पे भी इसको देख लेना है आपने, ठीक है ना। एमसीक्यू के तौर पे भी देखना है और साथ ही साथ जो है ना आपको अपने इसको समझना भी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको समझ आ गई है तो आप इजीली एमसीक्यूज अपने कवर कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना वो प्रोग्राम में देते हैं अपने पास है और कहते हैं भी इनका आउटपुट बताएं, ठीक है ना। या फिर कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे, कहेंगे इसका प्रोग्राम बनाइए आप, ठीक हो गया। इस तरह के मोस्टली प्रोग्रामिंग के सवाल आते हैं जितना मेरा अब तक एक्सपीरियंस है इन कुछ चीज़ों का। अच्छा जी, अब होता है इन द इट इज अ टेक्निक इन व्हिच वी विजुअलाइज और प्रोग्राम प्रॉपर्ली इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंटरेक्शन एज हैपन इन रियल लाइफ। अब वो बता रहे हैं भी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपने समझनी है ना तो उसको कंपेयर करते हैं किससे, रियल लाइफ से। रियल लाइफ की मैंने आपको एग्जांपल बता दिया क्लासरूम की जगह से, ठीक है ना। वही चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ एक ज़िंदगी, अगर ज़िंदगी हमारे पास सपोज कर ले कि ज़िंदगी हमारे पास एक क्लास है, ज़िंदगी हमारे पास क्या है, क्लास है। अब ज़िंदगी के ऑब्जेक्ट क्या होंगे हमारे पास, ज़िंदगी के ऑब्जेक्ट क्या होंगे हमारे पास, पर्सन, एक इंसान। जाहिर है पता है एक इंसान ही की ज़िंदगी होती है ना, ठीक है ना। एक घर जो किससे रिलेटेड है, पर्सन के रिलेटेड है। ट्री भी ज़िंदगी है। कार कोई पर्सन से रिलेटेड करता है, ठीक है ना। सारे सारे ऑब्जेक्ट किसके हैं, एक क्लास ज़िंदगी के, ठीक है ना। क्लियर हो गया इन चीज़ों का, गुड हो गया। आगे हमारे पास क्या है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि अली जहाँ पर लिव्स इन हाउस है, ड्राइव भी करता है, ट्री हमारे पास एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है ना, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक हो गया। अब देखो तरह दीज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। सारी बात है, हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी हमने CS201 के असाइनमेंट के अंदर, कि हमारे पास क्या था एक मैट्रिक्स है, हम उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं और उन सबको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज सपोज मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास जो है ना एक क्लास है, ठीक है ना। ऐसा करता हूँ मैं पेंट ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि कुछ होता है जो स्टूडेंट होते हैं वो डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि वहाँ पे ये जो है ब्लू कलर की एक क्लास है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, ये ब्लू कलर की एक क्लास है, ठीक है ना। क्लास का नाम हमारे पास क्या है, क्लास का नाम है हमारे पास, सॉरी, क्लास का नाम है हमारे पास कार, ठीक हो गया। क्लास का नाम क्या है हमारे पास, कार, ठीक है ना। अब हमने क्या कहते हैं, मैंने इसके अंदर एक उसका, आप कह सकते हैं इसके अंदर जो फंक्शनलिटी रख दी है वो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। अब इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया यहाँ पर, आप कह लें कि फंक्शन का नाम रख दिया यहाँ पर, इसका ये सस्पेंशन है इसकी, ठीक हो गया। ये इसकी क्या है, हमारे पास सस्पेंशन आ गई है, ठीक हो गया। मैंने एक और यहाँ पे आपको फंक्शन बना लिया मैं इसी टाइप का, आप यहाँ पर कह सकते हैं इसके, यहाँ पर वापस इसकी फंक्शनलिटी बनेगी। फिर एक और फंक्शन बनाया मैंने, उसका नाम मैंने रख दिया है इंजन, ठीक हो गया। मेरे पास एक क्लास है, सपोज करें मेरे पास एक क्लास है ये वाली कार, जिसके अंदर मैंने दो फंक्शन बनाया है, सस्पेंशन का और एक इंजन का, ठीक है ना। अब जाहिर बात है मेरे पास एक कार तो नहीं है ना, सपोज करें मेरे पास एक कार नहीं है, ठीक है। मैंने मल्टीपल फंक्शनलिटी बनाई है हर एक डिफरेंट कार के लिए, यानी कि किसी के इंजन का हॉर्स पावर कुछ और होगी, किसी के सस्पेंशन कुछ और तरीके से होगी, ठीक है ना। अब मेरे पास मिसाल के तौर पर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने यहाँ पे लिखा अभी, यहाँ पर मैंने लिखा कार, ठीक है ना। एक मैंने लिखा C1 और फिर C2, ठीक हो गया। अब मैंने कहा अभी जो C1 की जो सस्पेंशन का जो फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, ठीक है ना, मैंने खुद एक आर्गुमेंट पास कर दिया यहाँ पर, जो मैं फंक्शन बनाया हुआ होगा मैंने उसके अंदर कुछ भी यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा करके लिख दिया, ये C1 की फंक्शनलिटी होगी, ठीक है ना। और जो यहाँ पर C2 है, C2 की फंक्शनलिटी मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको एक्स्ट्रा कर दूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ मैं, ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये C2, अब C2 डॉट इंजन, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, C2 डॉट इंजन, ठीक है ना। यहाँ पर देखें मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट बने इसके, एक कार के दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, ठीक है ना। मैंने C1 के जो हमारे पास सस्पेंशन उसकी मैंने अलग कर दिया, इसके इंजन की क्वालिटी मैंने क्या कर दी, अलग कर दी मैंने, ठीक है ना। हालांकि हमारे पास क्लास एक है, मैंने ऑब्जेक्ट कितने बनाए, मल्टीपल बनाए, कि दो बना दिए। आप चाहे तीन बनाए, चाहे चार बनाए, चाहे पांच बनाए, ठीक है ना। फंक्शनैलिटी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने उनकी फंक्शनैलिटी क्या रखनी है, चाहे आप सबकी एक रखें, चाहे आप सबको क्या करें डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं, हर एक किसी का ऑब्जेक्ट न्यू बना के।
ठीक है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यही फ़ायदा होता है कि हमें जो है ना, एक ही मर्तबा कोड लिखना पड़ता है। हमें क्या करता होता है, हमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मर्तबा कोड लिखना पड़ता है, हम उसको बस रीयूज़ करते रहते हैं बार-बार। किस तरह रीयूज़ करते हैं? बाय क्रिएटिंग ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन इट, ठीक है ना? इस तरह क्या करते हैं, हमारे पास कोड जो है ना, प्रोग्राम की तादाद कम हो जाती है, यानी कि लिखने की जो कह सकते हैं ना, लिखना हमें कम पड़ता है और टाइम यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है इस तरह करके। ठीक है ना? अगर आप यही चीज़ स्ट्रक्चर कह सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता होता है, क्योंकि हमें हर एक कार के लिए दोबारा-दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें ये, आप कह सकते हैं, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की कि आपने बस एक मर्तबा क्लास बनानी, आप चाहे उसके जितने मर्ज़ी ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है ना? उससे क्या होगा, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका मतलब क्या, आपने वही क्लास एक मर्तबा लिख दी दोबारा। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएँगे, दूसरा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा हमारे पास, कि आपने दूसरी क्लास एक और मर्तबा लिख दी, यानी कि यही क्लास आपने दोबारा लिख दी है। ठीक है ना? और यही फंक्शनैलिटी आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है? बस समझाने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन मकसद यही होता है हमारे पास, कि कोड को, प्रोग्राम को बार-बार रीयूज़ करना, बार-बार इस्तेमाल करना, कहीं न कहीं पे आकर। ठीक है ना? वो डिपेंड करता है सारा का सारा हमारे पे किसके ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर। इंशाल्लाह अगर हम पहुँचेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे कि हम आगे इसको हैंडल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। वैसे सारा ओवरव्यू लेसन नंबर 1 में, ठीक है ना? अब जैसे कि यहाँ पे मैंने स्कूल की एग्ज़ाम्पल दी थी, यहाँ पे देखिए एक क्लास है, एक क्लास के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे एक स्कूल के अंदर काफ़ी चीज़ें, प्लेग्राउंड वगैरह भी होगा, डिफरेंट क्लासेस हो गए, वहाँ पर पेन, बुक, लाइब्रेरी, ठीक है ना? लैब्स वगैरह, सारे के सारे क्या है, उसके ऑब्जेक्ट है किसके, एक स्कूल के। एक स्कूल आप समझे क्लास है। अब स्कूल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक स्कूल का ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया इन चीज़ों का? अच्छा जी। अब यहाँ बताया मॉडल। मॉडल आप कह सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्शन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी की भी चीज़ का आप इसको कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, यानी कि, ठीक है ना? या आप कह सकते हैं मॉडल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पर ये एक मॉडल है। जहाँ पे हमारे पास क्या, ये एक मॉडल, एक क्लास है। ये किसकी क्लास है, ये एक ज़िंदगी की क्लास है। ठीक है ना? अब इसके ऑब्जेक्ट क्या बन सकते हैं? एक अली तो नहीं बन सकता ना, खाली एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? क्या मतलब इसका जो न्यू ऑब्जेक्ट में उसका नाम एजाज हो, ठीक है ना? एक न्यू ऑब्जेक्ट ना, उसका नाम आप रख दें शराज रख दें, कि मोहम्मद रख दें इस तरह करके, या फिर कोई भी नाम रख दें, शहरिया रख दें इस तरह करके, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास के एक ही मॉडल हो। मॉडल का मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है वैसे, ठीक है ना? मॉडल जो है ना, आप कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्लास बनी हुई है, ठीक है ना? उसके फंक्शंस वगैरह आ गए, उसके अलावा ये उसके ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक हो गया? और ये हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरेक्शन का मतलब कि यूज़र, यानी कि हम प्रोग्रामर हैं, हमने कोड रन किया, अब उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो कौन देखता है? यूज़र देखता है ना, यूज़र ही देखेगा। अब वो यूज़र को कैसे शो हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेक्शन कहते होते हैं। क्लियर हो गया इन चीज़ों का, ठीक है ना? वैसे यहाँ पे ये बताया हुआ है, जो हमारे पास मैप बना हुआ है, ये बता रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे ये क्लास बनी हुई है, इसमें जो हमारे पास ये अली नाम का जो पर्सन है, वो कहाँ-कहाँ पर रहता है? एक उसके पास घर है, उसके बाद वो गाड़ी भी चलाता है, ठीक है ना? और ट्री यहाँ पर कह सकते हो, उसके वैसे गार्डन वगैरह में लगा हुआ है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा अभी ये, ठीक है ना? ठीक है? इंटरेक्शन क्या है इसकी अली की? हाउस के साथ और कार के साथ, ठीक हो गया? तो वहाँ पे इसकी क्या, यहाँ पे लिखेंगे अली लिव्स इन हाउस, अली ड्राइव्स अ कार्स। ठीक है, नहीं ऑटोमेटिकली बता देगा हमें, क्योंकि ये इसके साथ इंटरेक्शन है इसके साथ। ठीक हो गया? वैसे ही मॉडल अभी आपको इतना ख़ास तरीके से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये आगे-आगे इसके आप कह सकते हैं फुल डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है ना? क्योंकि ये एक एडवांस बिहेवियर होता है, स्ट्रक्चर होता है, डेटाबेस आप कह सकते हैं एल्गोरिथम स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही है। ठीक है ना? तो अभी बस आप समझे कि वहाँ पे इंटरेक्शन से क्या मुराद है? जो यूज़र को डाटा शो हो रहा है। इंटरेक्शन से क्या मुराद है? जो यूज़र को डाटा शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो क्लासेस के अंदर फंक्शंस, वेरिएबल वगैरह बने हुए होंगे, वो चीज़ है, ठीक है? और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना? हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बने हैं कि एक ऑब्जेक्ट के हम कितने मर्तबा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है? और इसका मतलब क्या, हमारे पास क्लास है, जो क्लास के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद है, क्या-क्या चीज़ें मौजूद नहीं है। ठीक हो गया? सेम है यहाँ पर ये स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? कि वहाँ पास क्या होता है, क्या टीचर जो है स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट कर सकता है, स्टूडेंट जो है बुक्स, पेन, स्कूल बैग, ठीक है ना? और वहाँ पास क्या होता है, प्लेग्राउंड, यानी कि अगर मैं टीचर को असेस करूँगा मैं, तो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास क्या हो जाएँगी, ऑटोमेटिकली आ जाएँगी। अगर देखा जाए, अगर मैं किसी भी क्लास टीचर के पास जाऊँ मैं, अगर मैं मुझसे डिटेल निकलवानी चाहूँ मैं,
यानी कि मुझे स्पेसिफिक स्टूडेंट की डिटेल बताइए करता है क्या है। वो मुझे बता सकती है ना टीचर कि मुझे जो है ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भाई ये बुक है, ये पेन है, ये स्कूल पे आके यहाँ पे आते हैं प्लेग्राउंड में। ठीक है, यानी क्या कि मैं स्टूडेंट के पास जाऊँगा वो टीचर के बारे में बता सकता है। ठीक है ना, लेकिन बुक, पेन, स्कूल बैग, प्लेग्राउंड ये स्टूडेंट और टीचर के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है ना, टीचर जो है ऑन द होल स्ट्रक्चर को बता सकता है। ठीक है ना, और स्टूडेंट से वो सिर्फ टीचर के बारे में बता सकता है और अपनी चीज़ें, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकता है वो। क्लियर हो गया। ठीक है ना, डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट तरीके से समझाया जा सकता है ये मैप को। ठीक है ना, कोई किसी और तरीके से बताएगा, कोई किसी और तरीके से बताएगा। हर एक तरीका बेस्ट है इसके लिए समझाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्लियर हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद ये होता है रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल कोड, अब रीयूजेबल कोड किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वैसे भी हो सकता है। चाहे वो सेकंड पर्सन बताएगा या क्यों यूट्यूब लेक्चर बताएगा, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया इन चीज़ों का। अच्छा जी, आगे हमारे पास है मॉडल मैप डायरेक्टली और रियली, यानी कि मॉडल मैप हमारे पास इसका एडवांटेज क्या होते हैं वो भी बताते हैं। वी कैन इजीली डेवलप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। जाहिर बात है, जब हमें मालूम होगा प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम को हम अगर आप कह सकते हैं इसका एक आर्किटेक्चर बनाएंगे। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हो उसका एल्गोरिथम बना लेंगे, फिर उसको फ्लो चार्ट बना लेंगे। उससे क्या होता है, हमें इजीली मालूम हो जाता है कि इसको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि फ्लो चार्ट भी एक ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है। फ्लो चार्ट का फ्लोएशन भी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एल्गोरिथम का भी फ्लोएशन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है ना, जो बिगनर होते हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि इजीली कैसे ही है। जो बिगनर होगा ना, जैसे कि भी आप बिगनर होकर पे आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आती होगी, लेकिन अभी आपको ये कह रहे होंगे इसका मॉडल में से कैसे मैं समझूंगा। ठीक है ना, एडवांस लेवल में पहुंचेंगे हम। ठीक है ना, एडवांस लेवल में आकर हम इंशाल्लाह को भी सीखेंगे। अभी आपने बस इसका बेसिक पढ़ना है। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझे। जरूरी नहीं कि फौरन छलांग मार के एडवांस में चले गए, ऐसा नहीं करना प्रोग्रामिंग में। हमेशा स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हम इजीली इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। वी कैन इजीली implement an object oriented model for a problem using an object oriented language like C++ using its features like class, inheritance, virtual functions and so on। ठीक है ना, क्लासेस वगैरह आपने पढ़ ली हुई है। इनहेरिटेंस का मतलब इसका दो क्लासेस को मिलाना है। वर्चुअल फंक्शन का मतलब होता है किसी भी ड्राइव फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, या फिर किसी भी बेस फंक्शन को, बेस क्लास को हमने क्या करना है, ट्रिगर करना है। बेस क्लास के फंक्शन को ट्रिगर करना है अगर हम किसी चीज़ को इनहेरिट करें। ठीक है ना, ये चीज़ सब आपको समझ नहीं आ रही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आप अभी एडवांस लेवल में पहुंचे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को बस आपने याद करना है। ठीक है ना, एमसीयू के तौर पर देखना है। जैसे जैसे आप न्यू न्यू लेक्चर में पहुंचते रहेंगे आपको ये सब चीज़ें समझ आती रहेंगी। क्लियर हो गया। मेन चीज़ थी कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनको हैंडल कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ ये सब चीज़। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के बता चुका हूँ। वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, समथिंग टेंजिबल हो सकते हैं, कोई भी एक आप कैसे सोशल चीज़ हो सकती है, इंटेंजिबल। जैसे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मेरे पास माउस है, ये कर्सर की है। ये कर्सर है ना बस, ये एक इनटेंजिबल जिसको मैं हाथ नहीं लगा सकता मैं। और टेंजिबल चीज़ कौन सा है, जैसे स्कूल हो गया, ठीक है ना, हाउस हो गया, कार हो गया, कोई भी एक पर्सन हो गया। ठीक हो गया, ये सारे सारे एक ऑब्जेक्ट है किसी ना किसी चीज़ के। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। टेंजिबल ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे यहाँ पर बता दिया हुआ है। अगेन टेंजिबल ऑब्जेक्ट आ जाएंगे ऐसा करके। क्लियर। ठीक है ना, अब वो बताया हुआ है कि वहाँ पर टेंजिबल इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट जो है प्रोग्रामिंग के लिहाज में क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर, डेज, मंथ। ठीक है ना, वैसे कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, उनका बिहेवियर क्या होता है, सेटर गेटर, सेट गेट। जाहिर बात है, अगर आपने जो है कोई चीज़ सेव करवानी होगी तो आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, सेट का। बिल्कुल। अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, गेट का। ठीक हो गया, क्योंकि हमने सेटर गेटर फंक्शन हमने जो है CS201 में बना चुके हैं। आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताया तो सेटर फंक्शन क्या होता है, हम खुद बनाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जिसके जरिए हम वैल्यूज को सेट करते हैं जो क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल या प्रोटेक्टेड वेरिएबल होते हैं। ठीक हो गया। गेटर फंक्शन क्या होता है, वही वेरिएबल हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं अपने आउटपुट के अंदर। क्लियर हो गया, गुड हो गया। ठीक है ना, आगे सारी समरी आ गई है। समरी में से जो जो आप हाईलाइट है, मैं आपको बकायदा मैं हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा ये वाले, ताकि आपके लिए भी इजीली हो जाए पढ़ना। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। ठीक है ना, जो भी मुश्किल वगैरह का भी आपको कोई सवाल वगैरह होंगे तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ठीक है। ओके।
अल्लाह हाफ़िज़।